आज की कहानी का नाम है का नाम बा थारा। अगर अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। रिद्धि बहुत ही डरपोक बच्ची है। वो जिन चीज़ों से या बातों से डरती है उनमें से कुछ हैं कीड़े, अंधेरा, बिल्लियाँ, कॉकरोच, कौवे, मकड़ी, छिपकली, बंदर और उसकी दादी। रात में वॉशरूम जाने से पहले वो अपनी माँ को दरवाजे पर खड़ा करते हुए कहती है कि मुझसे लगातार बात करती रहो ताकि मुझे पता रहे कि तुम वाकई वहीं खड़ी हो। माँ कहती, हे भगवान, पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। 9 बरस की हो गई पर अभी तक तो बड़ी नहीं हुई। गर्मी की लंबी छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी और रिद्धि के पास छुट्टियों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान है। मैं छुट्टियों में सुबह 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठूंगी। नाश्ता करने के बाद अपने फेवरेट कार्टून शोज देखूंगी, फिर वीडियो गेम खेलूंगी, शाम को पार्क में खेलने जाऊंगी, रात में कहानी की किताब पढ़कर सो जाऊंगी। लेकिन अक्सर हम लोग सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और ही जाता है। रिद्धि, नाश्ता करके सामान पैक करने में मेरी मदद करो, सुबह सुबह उसकी माँ ने कहा। सामान पैक करने में क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? दादी के घर। दादी के घर क्यों? और हम कब लौटेंगे? दादी के घर का सौदा हो गया है, वहां से अपनी ज़रूरत का सामान लेकर अपने घर आ जाएंगे और जैसे ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी हम वहां से लौटेंगे। कितने दिन लगेंगे? लगभग 1 महीना हो सकता है या उससे ज़्यादा भी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दादी तो मर चुकी है, वहां जरूर उनका भूत रहता होगा। बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होता है, कितनी बार बताया तुम्हें। उनकी प्रॉपर्टी बेचकर हम यहीं तो वापस आएंगे। पर आप तो कहती थी कि हम दादी के घर कभी नहीं चलेंगे। मैं तो नहीं जाना चाहती, पर तुम्हारे पापा सेंटी हो गए ना। वो अपनी बेटी को अपने बचपन का घर और गांव दिखाना चाहते हैं। अच्छा, फिर अभी तक क्यों नहीं दिखाया था? जब तू मेरे पेट में थी तभी तेरी दादी ने मुझे तेरे पापा के साथ शहर भेज दिया था और कह दिया था कि अगर लड़का होगा तो गांव में आना, वरना लड़की हो तो गांव में लेकर मत आना। दादी को पोता चाहिए था? हाँ, और तुझे तो उन्होंने कभी देखा तक नहीं, यहाँ तक कि मरते मरते भी तेरे पिता से कह गई कि तुझे और मुझे गांव न लाए। मैं तो वहाँ पैर भी नहीं रखना चाहती, पर तेरे पापा का कहना है कि अब तो माँ नहीं रही, अब कौन रोकने वाला है? तो क्या दादी मुझसे नफरत करती थी? और नहीं तो क्या, पर मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ, माँ ने उसे प्यार करते हुए कहा। सच? तुम्हें मेरे लड़का ना होने का दुख तो नहीं है? नहीं मेरी बेटी, तू तो बेटों से भी बहुत अच्छी है। तेरी दादी नहीं जानती कि वो क्या मिस कर रही थी। लव यू मम्मा। लव यू टू। मम्मा, क्यों ना पापा चले जाएं और हम दोनों यहीं रह जाएं? वरना ऐसा करो, आप भी चले जाओ, मैं घर में अकेले रहूंगी। हाँ हाँ ज़रूर, फिर दिन भर तुझे हस्तर वाली बुढ़िया, परी वाली भूतनी, स्त्री कलाना वाली चुड़ैल और जोकर आकर अकेले में जलाएंगे। माँ ने पास आकर उसे फुसफुसाकर कहा। तो डर के मारे रिद्धि की सिट्टी बिट्टी सब गुम हो गई। उसकी आंख चौड़ी हो गई, सारी भूतिया फिल्मों के भूत उसकी आंखों के सामने नाच गए। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही वो लोग पहाड़ों पर बने उसकी दादी के लकड़ी के मकान में गए। ये 2 मंजिला मकान था। पहली मंजिल पर 2 कमरे, किचन, वॉशरूम, ऊपरी मंजिल पर 3 कमरे थे। यहाँ बर्फबारी होती रहने के कारण मकानों की छत फ्लैट न होकर त्रिभुजाकार होती थी, जिससे कि बर्फ ठहरे ना बल्कि लुढ़क कर गिर जाए। यह त्रिभुजाकार अटारी प्रायः स्टोर रूम की तरह प्रयोग की जाती है और इसी अटारी के नीचे दादी का कमरा था, जहाँ से छत पर बनी अटारी की ओर एक दरवाजा खुलता था। घर आते ही रिद्धि की माँ ने थोड़ी सफाई की और खिचड़ी चढ़ा दी। पापा ने भी सफाई में मदद की और शोभा आंटी भी उनके साथ काम करा रही थी। शोभा आंटी दादी के समय से ही यहाँ काम करती थी।
दादी ना तो कभी उनके घर आई, ना उनके जीते जी रिद्धि और उसकी माँ ने इस घर में कदम रखा। रिद्धि, तुम्हारा कमरा साफ कर दिया है बेटा, जाओ तुम जाकर आराम करो, शोभा आंटी ने कहा। नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, लाइए शोभा आंटी, मैं आपके साथ काम करवाती हूँ। अरे वाह बिटिया, तुम तो बड़ी सयानी हो गई हो, बड़ी कामकाजी हो। ठीक है चलो, वो जो सामान बिखरा है उसे समेट दो, शोभा ने टेबल पर रखा हुआ बिखरा सामान दिखाकर कहा। कोई कामकाजी वांजी नहीं है, अकेले में डरती है इसीलिए सबके साथ रहना चाहती है, माँ ने साड़ी को खोसते हुए झाड़ू उठाते हुए कहा। शोभा हंसने लगी। रिद्धि को तो बहुत गुस्सा आया, पर वो अपना काम करती रही। शोभा आंटी दादी के कमरे की सफाई में जुट गई। रिद्धि भी साथ में थी। जो सामान उनके प्रयोग का नहीं था, अधिकतर उन्होंने शोभा आंटी को देने का मन कर लिया, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो बेचने का भी मन बना लिया। बाकी जो अपने काम का सामान था वो लोग ट्रक में लदवा कर कानपुर लेकर जाएंगे। घर में सबसे सही हालत में दादी का ही कमरा था, क्योंकि वही प्रयोग हो रहा था। मम्मी पापा ने सोचा कि उसी कमरे में सोया जाए। रिद्धि अकेली नहीं सोना चाहती थी, वो उनके बीच में आकर सो गई। पापा। हाँ बेटा, क्या बात है? दादी मुझसे नफरत क्यों करती थी? नहीं बेटा, ये सच नहीं है, वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। फिर वो कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और ना तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया है यहाँ? इस सवाल का जवाब तो बेटा मुझे भी नहीं पता, पर मैं जानता हूँ कि मेरी माँ तुमसे और बीना से दूर रहकर बहुत दुखी रहती थी। तुम्हारे पापा को तो बस अपनी माँ ही सही लगती है। नहीं बीना, तुम नहीं समझ सकती, मैंने उनकी बेबस आंखों में देखा है। पापा, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे शहर जाना है। कल मैं तुम्हें गांव घुमाने लेकर चलूँगा, देखना तुम्हें यहाँ इतना अच्छा लगेगा कि तुम तो शहर जाना ही नहीं चाहोगी। पापा ने उसे गले लगाकर कहा और सोने की कोशिश करने लगे। रिद्धि भी कुछ ही देर में सो गई। आधी रात में रिद्धि की नींद अचानक खुली। कोई धीरे से फुसफुसाकर उसे पुकार रहा था। मम्मा मम्मा। माँ ने नींद में हुंकार भरी। कोई छत पर बना दरवाजा खटखटा रहा है, छत की ओर देखकर, रिद्धि ने कहा। सो जाओ रिद्धि, मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत थकी हूँ, तुम और तुम्हारे भूत दोनों आपस में निपटो, माँ ने नींद में करवट बदल कर कहा। रिद्धि से माँ से चिपक गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर रिद्धि रिद्धि खोल दरवाजा, कानाम्बा थारा से मिलने आजा, एक फुसफुसाती हुई आवाज ने उससे कहा। नहीं, मुझे नहीं मिलना, रिद्धि मुंह फेर कर लेट गई। मान ले मेरी बात, न कहूँगा मैं दोबारा, तू बनेगी अगली कानाम्बा थारा, फुसफुसाती हुई आवाज ने फिर कहा, और एक फुसफुसाती हुई सी हंसी सुनाई दी। ये बस एक सपना है, रिद्धि ने कान में उंगलियां डाली और सो गई। अगली सुबह, रिद्धि उठो, जाओ जाकर ब्रश करो, तैयार हो जाओ। रिद्धि ब्रश करने गई। वो नींद में झूमती हुई ब्रश करती रही और उसने देखा ही नहीं कि बेसिन के सामने लगे आईने पर एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही थी, जिसके कान नहीं थे, बड़ी बड़ी पूरी काली आंखें और झुर्रियों भरा पिचके गालों वाला चेहरा था। उसके शरीर पर स्किन की एक पतली सी परत मात्र थी। शरीर फफोलों से भरा था। तब रिद्धि ने चेहरा पानी से धोया और आईने पर नजर पड़ते ही वह चीखी। आईने की आकृति मुस्कुराई। रिद्धि, मेरा नाम है कानाम्बा थारा। अभी तो सिर्फ तुम खुद को आईने में कानाम्बा थारा के रूप में देख पा रही हो, पर कुछ ही दिनों में बाकी लोगों को भी तुम इसी रूप में दिखोगी। वो सब तुमसे डरेंगे, तुम्हें भगाएंगे, तुमसे नफरत करेंगे। कुछ समय बाद तुम्हारे माता पिता तुम्हें भूल जाएंगे कि उनकी कोई वो बेटी भी है। फिर बाकी लोग भी भूल जाएंगे कोई रिद्धि नाम की लड़की हुआ करती थी कभी। फिर धीरे धीरे
तुम खुद भी अपने आप को भूल जाओगी, तुम्हारा क्या नाम है, और हमेशा के लिए ऐसी रह जाओगी। अगर तुम बचना चाहती हो तो मुझसे अटारी पर मिल लो आके, वरना फुसफुसाती आवाज़ में कानाम्बा थारा ने कहा। मम्मी मम्मी, रिद्धि दौड़ते हुए बाहर भागी। क्यों शोर कर रही हो, बैठो नाश्ता करो। मम्मी, ऊपर अटारी पर एक कानाम्बा थारा रहता है, वो कहता है अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हें कानाम्बा थारा बना दूंगा। वो बहुत भयानक दिखता है, एकदम डेविल जैसा। रिद्धि की बात सुनकर माँ ने सिर पीट लिया और पापा तो हंसने ही लगे। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी दादी तो बचपन से इसी घर में रही हैं, मेरा भी बचपन यहीं बीता है, यहाँ कोई डेविल नहीं रहता। नहीं पापा, बिलीव मी, मैं तो इसके भूत प्रेत के किस्से सुन सुनकर पक गई हूँ, अब तुम भुगतो। अरे बचपन में सब बच्चे ऐसी कल्पनाएं करते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ता है। चलो रीनू, ऊपर अटारी पर चलो, अगर वहाँ कोई है तो मैं भी उससे मिलूंगा। नहीं, मुझे डर लगता है। मैं हूं ना, चलो। पापा उसे गोद में उठाकर ले गए। दादी के कमरे की छत पर बना दरवाजा हुक से खींचा तो एक सीढ़ी नीचे लुढ़क आई, जिससे कर वो लोग ऊपर पहुंचे। वहां कुछ पुराने सामानों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। देखा, यहाँ कोई नहीं है ना। वापसी में उन्हें वहां एक आईना दिखाई दिया। अरे, ये आईना कितना सुंदर है, इसे हम घर ले चलेंगे। पापा ने वो आईना उठा लिया। ये करीब 3 फुट का बहुत सुंदर फ्रेम वाला आईना था। रिद्धि की नज़र आईने पर पड़ी, जिस पर उसकी छवि भी दिख रही थी, पर वहां अभी भी रिद्धि की जगह कानाम्बा थारा का ही रूप दिखाई दे रहा था। पापा, आईने में देखिए। क्या देखूं, सही तो है। मेरा रिफ्लेक्शन, वो तो बहुत प्यारा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आईने में रिद्धि के ही कानाम्बा थारा वाले रिफ्लेक्शन ने अपनी ड्रेस की जेब में लेटर जैसा एक कागज डाला, जो रिद्धि ने देखा ही नहीं। रिद्धि पापा के साथ नीचे उतर आई। वो नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। पापा उसे अपने साथ गांव घुमाने ले गए। वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत थी, पर रिद्धि के दिल से डर नहीं जा रहा था, वो एंजॉय कर ही नहीं पा रही थी। वो नज़ारा देखने में व्यस्त थी, तभी उसका हाथ पॉकेट में गया, जहाँ से उसे एक पर्ची मिली। प्रिय रीनू, अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम कानाम्बा थारा से मिल चुकी हो। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ करना, मैंने कभी तुम्हें गोद में नहीं खिलाया। इसका कारण यही कानाम्बा थारा है। सुनो, जब मैं 9 वर्ष की थी तब की बात है। हमारे गांव में एक पिशाच की कहानियाँ कही और सुनी जाती थीं। इस गांव से लगे एक जंगल में एक भयानक पिशाच रहता है, जो किसी जीते जागते मुर्दे के समान है। एक कंकाल जिसके शरीर पर खाल की एक पतली सी परत मात्र है। पूरे शरीर पर फफोले पड़े हैं। उसके शरीर से जले हुए मांस की दुर्गंध आती है। वैसे तो यह पिशाच हजारों वर्षों से यहाँ है, किसी को परेशान नहीं करता, पर अगर कोई उसके साथ सौदा करना चाहे तो वह हर व्यक्ति को सौदा करने के 2 मौके देता है और मांगी मुराद पूरी करता है। पर उससे सौदा करना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए गांव में कोई भी उसकी मदद नहीं मांगता। एक बार की बात है, मैं परिवार को बताए बिना ही जंगल में घूमने चली गई। मैं बहुत शरारती थी और कभी मम्मी पापा की बात नहीं सुनती थी। उन्होंने मुझे अकेले जंगल में जाने से मना किया था, पर मैं फिर भी अकेले चली गई। वहाँ रास्ता भूलकर भटकने लगी। जब अंधेरा हो गया तो मुझे डर लगने लगा। मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, पर भगवान पर हमें विश्वास ही कितना होता है। प्रायः ईश्वर से ज़्यादा हमें शैतान पर भरोसा होता है। मैंने भी शैतान पर भरोसा कर लिया। आधी रात में एक तेंदुआ मुझे सूंघते हुए वहां आ गया। उसे देखकर मैं भगवान को भूलकर शैतान से सौदा कर बैठी। कानाम्बा थारा, प्लीज़ मुझे बचाओ, बदले में तुम जो कहोगे मैं करूँगी, प्लीज़ मुझे घर पहुँचा दो। तभी एक भयानक पिशाच प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सोचा था। उसने गोद में उठाकर मुझे पल भर में घर के सामने पहुँचा दिया।
थैंक यू कानम बधारा। सब लोग तो तुम्हें बुरा कहते हैं पर तुम तो बहुत अच्छे हो। ठीक है, पर तुम्हें मुझसे सौदा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कहो मुझे क्या करना होगा। तुम्हें कानम बधारा बनना होगा। क्या? हाँ, मैं तुमसे अपनी आत्मा एक्सचेंज करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी जीऊँगा और तुम कानम बधारा बनकर बाकी जीवन जियोगी। जब तुम्हारा नश्वर शरीर नष्ट हो जाएगा तो मेरी आत्मा वापस इसी शरीर को प्राप्त होगी। यही तो मेरा श्राप है कि मेरी आत्मा इस शरीर को सदा के लिए नहीं छोड़ सकती, पर कुछ वर्षों के लिए तो मैं इसे छोड़कर तुम्हारे शरीर में एक सामान्य जीवन जी सकूंगा। नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दूंगी, मुझे दूसरा सौदा करना है। ठीक है, पर ये तुम्हारा अंतिम सौदा है। अगर तुम्हें अपना शरीर नहीं देना तो मुझे अपनी बेटी या पोती का शरीर देना होगा। और अगर मेरा बेटा और पोता हुआ तो मैं तुम्हें परिवार को सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने फौरन उसकी बात मान ली। मैंने सोचा जरूरी तो नहीं कि मेरी बेटी या पोती ही हो। पर जब मैं माँ बनी तो कानम बधारा मेरे पास आया और बोला कि अगर अगली बेटी होगी तो उसके 9 वर्ष का होने पर उसके आगे के जीवन में मैं उसके शरीर में रहूँगा। वो कानम बधारा बनकर जिएगी, क्योंकि इसी उम्र में मैं उससे मिली थी। इस डर से कि कहीं वाकई मेरी दूसरी संतान लड़की ना हो जाए, मैंने दूसरे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। फिर तेरी माँ आई। जब वह गर्भवती हुई तो मुझे फिर कानम बधारा की याद आई। यह समाचार पाते ही मैंने उसे गांव की सीमा के बाहर भेज दिया, क्योंकि कानम बधारा गांव की सीमा पार नहीं कर सकता। साथ ही मैंने बहुत कड़े शब्दों में तुम्हारी माँ को मना किया कि अगर लड़का हो तभी गांव में कदम रखना, वरना न मेरा मुंह देखना, न मुझे अपना या बेटी का मुंह दिखाना। मैं समझ सकती हूँ कि उसे बहुत बुरी लगी होगी ये बात, पर अगर मैं ऐसा ना करती तो कभी ना कभी वह यहाँ जरूर आती। जब कानम बधारा मेरे पास आया और उसे पता चला कि मैंने अपनी बहू को बाहर भेज दिया है तो वो बहुत गुस्सा हो गया और यहीं मेरे साथ रहने लगा ताकि मुझ पर कंट्रोल रख सके। जब उसे तुम्हारे होने की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ, पर मैं समझ नहीं सकी कि उसे ये खबर मिली कहाँ से, क्योंकि मुझे फ़ोन पर तेरे पिता से ये समाचार मिला था और उसके साथ हुई बात तो मैंने कानम बधारा को कभी बताई ही नहीं थी। और तब कानम बधारा ने बताया कि वह उसी दिन से मुझसे जुड़ा हुआ है जब मैंने उससे सौदा किया था, जिसके कारण जो भी मैं जानती हूँ वो वह भी जानता है, यानी कि मेरे विचार अपने आप उस तक पहुँच जाते हैं और कुछ हद तक तो वो मुझे कंट्रोल भी करता है। और यही कारण है कि मैं चाहकर भी किसी को कानम बधारा के साथ हुए सौदे के बारे में नहीं बता पाती थी। उससे सौदा करने के बाद मैंने उससे अपनी आत्मा बांट ली थी, जिसका मुझे उसी दिन पता चला। उस दिन के बाद मैंने तेरे पिता से मना कर दिया कि मुझे ना पोती का मुंह देखना है, ना उसके बारे में कुछ जानना है, ताकि कहीं वह मेरे जरिए तुमसे न जुड़ जाए, क्योंकि सौदा तो मैंने तुम्हारे ही जीवन का किया था ना। कानम बधारा यहीं इसी घर की अटारी में छुपकर रहने लगा है। वह तुम्हारी प्रतीक्षा में है। कानम बधारा की परमिशन लेकर ही मैं तुम्हें यह पत्र लिख पा रही हूँ। कानम बधारा कहता है यह पत्र वो खुद तुम्हें देगा, यानी उसे यकीन है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ लेकर जरूर आएगी। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। मैंने तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। कानम बधारा से बचने का कोई रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा है। तुम कोई तरीका सोच लो तो सोच लेना। अब तक जब तक सौदा नहीं होता तब तक कानम बधारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी स्वार्थी दादी सौदामिनी। ओह, तो ये बात है। दादी ने मुझे अपनी कहानी इसलिए सुनाई ताकि मैं उसे सुनकर कानम बधारा से बचने का उपाय सोच सकूं, जो है सौदा। एक डील मुझे उससे बचा सकती है। हाँ, मैं दादी की तरह उससे डील करूंगी, अपनी बेटी या पोती के बारे में, और दादी की तरह ही उन्हें खुद से दूर कर दूंगी।
हे भगवान, मैं दादी को कितना गलत समझती थी, पर अब नहीं। मैं भी जाकर पापा को ये लेटर पढ़ाती हूँ। पत्र पढ़ने के बाद जैसे ही वह पलटी तो देखा कि उसके पिता तो वहाँ है ही नहीं। अरे, पापा कहाँ गए? उन्हें ढूंढते हुए वो घर पहुंची तो देखा पापा घर के बाहर टेबल पर बढ़िया चाय नाश्ता कर रहे हैं। पापा, आप मुझे वहां छोड़कर क्यों चले आए? क्या? क्या कहाँ छोड़ कर आया? तुम कौन हो बेटी? पापा ने आश्चर्य से पूछा। पापा, आप मुझे भूल गए। मम्मी, तुम्हें तो मैं याद हूं ना। बच्ची, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमारी कोई बेटी नहीं है। हे भगवान! अच्छा, तो अपना मोबाइल निकालिए और फोटोज देखिए, क्या वहां भी मैं नहीं हूँ? मम्मी पापा दोनों ने मोबाइल्स निकाले और उसमें फोटोज दिखे। वहां सभी फोटोज थे, पर रिद्धि गायब थी। लो देखो, यहाँ तो तुम्हारी कोई फोटो नहीं है। खैर, तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। यही मेरा घर है। रिद्धि ने सामने की तरफ इशारा किया और रोते हुए अंदर अंदर भागी। वो बिना डरे कानाम्बा थारा से मिलने सीधे अटारी पर गई। तुम आ गई। दादी की चिट्ठी पढ़कर तुम्हें मेरी मजबूरी का एहसास हो गया होगा। हाँ, हो गया। और मैं तुमसे सौदा करना चाहती हूँ। अगर मेरी बेटी हुई तो जब वो 9 वर्ष की होगी तो मैं तुम्हें उसके शरीर में रहने दूंगी। ओह, तो तुमने खुद को बचाने का ये उपाय निकाला है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे दोनों हाथ पकड़ो और आंखें बंद करो। कान्हा माथारा ने अपने हाथ फैलाए। क्यों? दादी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सौदा करते समय तुमने उनका हाथ पकड़ा था क्या? उसके गंदे फफोले पड़े बदबूदार हाथों देखकर रिद्धि बोली। वो लिखना भूल गई होंगी। रिद्धि ने मजबूरन उसका हाथ पकड़ा और आंख बंद कर ली। अगली ही सुबह रिद्धि के मम्मी पापा शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। रिद्धि कहाँ गई? पापा ने पूछा। आ रही है। उसी समय रिद्धि घर से बाहर आई। मम्मी ने ताला लगाकर घर की चाबी नए मालिक को दे दी। खुद कार में पापा के बगल में बैठ गई। रिद्धि आसपास के नज़ारे लेने में व्यस्त थी। देखा, उसको गांव पसंद आया है। हाँ हाँ, गांव तो मुझे भी पसंद है, पर तुम्हारी माँ? बीना, छोड़ो पुरानी बातें। अरे रिद्धि, चलो जल्दी, देर हो रही है। तुम चाहो तो हम अगली छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए यहाँ वापस आ जाएंगे। नहीं, मुझे यहाँ वापस नहीं आना है। रिद्धि अचानक गुस्सा हो गई। अरे पर मुझे तो लगा। अच्छा ठीक है, जल्दी बैठो। पापा ने उसे पिछली सीट पर बैठने के लिए कहा। रिद्धि ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुल रहा था। रिद्धि, बटन बाहर खींचकर तब दरवाजा अपनी ओर खींचो। मम्मी ने बाहर आकर उसे दिखाया। रिद्धि तुरंत अंदर बैठ गई। क्या हो गया है इसे? पापा ने कहा। आज नई फ्रॉक पहनी है ना, इसीलिए इतरा रही है। आईना के सामने खड़ी होकर कभी मुस्कुरा रही है, कभी कूद रही, कभी नाच रही है। मम्मी ने कहा। अपनी माँ पे गई है। नई साड़ी पहनकर तुम भी तो। पापा हंसने लगे। बढ़िया है। पापा जल्दी चलिए। ओके ओके, पापा ने कार बढ़ा दी। कुछ समय के बाद अटारी पर कानाम्बा थारा होश में आया। वो ऐसे झूम रहा था जैसे नशे में हो या पहली बार चलना सीखा हो। उफ, ये मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसके ने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो उस घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चला। रास्ते में उसकी नज़र एक लकड़हारे पर पड़ी। वो उसकी ओर बढ़ने लगा। सुनो सुनो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? भागो, कानाम्बा थारा आ गया, इससे सौदा महंगा पड़ेगा। चीखते हुए वो लकड़हारे, जिनकी नज़र सबसे पहले कानाम्बा थारा पड़ी, वो बाकी साथियों को सावधान करते हुए भागने लगा। सब लोग अपने हाथ का सामान फेंक फेंक कर भागने लगे। कानाम्बा थारा ने उनका पीछा करना चाहा तो उन्होंने उस पर पत्थर फेंके। इससे डर कर वो पलटकर वापस जंगल में गुम हो गया। कार में पिछली सीट पर बैठी रिद्धि अपने आप में मुस्कुरा रही थी। रिद्धि, तुम्हारे साथ तो अंतिम सौदा तभी हो चुका था जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थी।
तुम्हारी दादी को लगा कि वो तुम्हें गांव से बाहर भेजकर तुम्हें बचा लेंगी, पर नहीं, तुम्हारा भाग तुम्हें मेरे पास खींच ही लाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शरीर का पूरा ध्यान रखूंगी और तुमसे बेहतर तरीके से तुम्हारे जीवन को संचालित करूंगी। तुम्हारी जीवन अवधि समाप्त होते ही तुम्हारा प्राण उस शरीर को छोड़ देगा और मेरा प्राण वापस उसमें समाकर उसे पुनर्जीवित करेगा। और हाँ, सौदा सिर्फ कानाम्बा थारा कर सकती है, रिद्धि नहीं। अफसोस, तुम उस शरीर में ही कैद रहोगी अपने जीवन चक्र के समाप्त होने तक। मुझे नए ज़माने के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर मुझे लगता है कि मैं तुमसे अधिक ब्रिलियंट हूँ। देखो, कल रात ही मैंने अंग्रेजी भाषा सीख ली और अभी तुम्हारे पापा से कार चलाना सीख रही हूँ। सतयुग में देवासुर संग्राम के समय इसी क्षेत्र में एक असुर रहता था, जिससे एक दिन मैंने सौदा कर लिया। मैंने उससे कहा कि यदि वह मेरी जान बख्श दे तो मैं उसकी कोई भी बात मानूंगी। तब उसने मुझसे कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें देवी मृगालिका को यहाँ लाना होगा। देवियाँ बहुत भोली थीं। मैंने देवी से कहा कि मेरे पिता को असुर ने बंदी बना रखा है, तो देवी मेरे साथ यहाँ आ गई और असुर ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया, पर उल्टे देवी ने ही उन्हें पकड़ लिया। जब मैंने देखा कि असुर हार गया है और अब देवी मुझसे मेरे धोखे के लिए क्रोधित होकर मेरी ओर आ रही हैं, तो मैंने देवी से भी सौदा कर लिया। हे देवी, मेरे प्राण मत लीजिए, बदले में आप जो कहेंगी मैं करूँगी। देवी हंसने लगी। अच्छा, तो जा, मैं तेरे प्राण नहीं लूँगी, न कोई और तेरे प्राण ले सकेगा। तेरे प्राण तेरे इसी शरीर में चिपके रहेंगे अनंत काल तक। तथास्तु। यह सुनकर पहले तो मैं बहुत खुश हुई कि मैं अब अमर हो चुकी हूँ, पर फिर एक दिन मुझे इस श्राप का अर्थ समझ में आ गया। उस दिन जंगल में आग लग गई जिसमें मेरा पूरा शरीर जल गया, पर मैं मरी नहीं। मैं रोते हुए पुनः देवी के द्वार पर पहुंची। तब देवी ने दया करके मुझे राहत देते हुए यह वरदान दिया कि जिस प्रकार मैंने उनसे और असुर से 2 बार सौदा किया, वैसे ही मैं किसी मनुष्य से 2 बार सौदा कर सकूंगी और कुछ समय के लिए दूसरा शरीर धारण कर सकूंगी। हजारों वर्षों में कभी एक बार तो मुझे ये अवसर मिलता है। तुम नहीं जानती तुम्हारी दादी से सौदा होने के बाद किस तरह मैंने एक एक दिन गिना है। धन्यवाद सौदामिनी, रिद्धि ने मन ही मन सोचा।